हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना टेस्ट पेपर आईएनजीएसओ का 2020 का। ठीक है। तो इसमें दो तीन सवाल ही हैं। ऐसे आईओसी वाले पार्ट में इनॉर्गेनिक वाला पोर्शन आपका बहुत इजी होता है और आराम से आपका स्कोरिंग भी होता है उसको, और क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये वाले पार्ट पर ज़रा फोकस करें, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें। फिजिकल में थोड़ा, फिर जैसे ये देखो आप, बोलता है इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पर आपको दे रखा लेड नाइट्रेट, आप देखेंगे ये दे रखा है आपको यहाँ पर लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आप सब लोग देख सकते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया आपका Pb, और ये हो गया आपका NO3 का होल ट्वाइस। ये लेड का नाइट्रेट हो गया, इसमें लेड जो है +2 में है। इसको हम लेड के ऑक्साइड में बोल सकते हैं, लेड टू ऑक्साइड में जा रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लेड टू नाइट्रेट इज 2 देन द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज। तो इसने सब कुछ तो दे रखा है, बैलेंस ही तो करना था हमारे पास। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये लेड है, लेड का नाइट्रेट है, लेड का नाइट्रेट है, और इसने यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है तो टेंशन भी नहीं मुझे रिएक्शन की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बोलता लेड का ऑक्साइड, ले भाई लेड का ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, लेड का ऑक्साइड बना रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लेड टू नाइट्रेट 2 देन द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पर एक NO2 भी बनेगा, NO2 भी बनेगा, और साथ में मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और आपके पास निकल जाएगी। ये कैसे पता चला? आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेड के नाइट्रेट में हमारे पास लेड जो होगा +2 में है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +5 है, और यहाँ पर मेरे पास क्या चला गया, +4 चला गया। +4 चला गया, इसका मतलब आप समझ गए, ये यहाँ से हमारे पास +5 से +4 जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा होगा। और ऑक्सीजन कम हो रहा होगा तो समझ सकते हो कि यहाँ से ऑक्सीजन अकेला निकलेगा तो ऑक्साइड की फॉर्म में चला, O2 की फॉर्म में चला जाएगा, तो O2 अपने पास यहाँ पर आ जाता है। रही बात हमारे पास, और नेक्स्ट और देखें, लेड +2 का +2 में क्यों रहेगा? क्योंकि लेड जो होता है, उस लेड की जो है, सॉरी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी जो है +4 से ज़्यादा स्टेबल होती है, ड्यू टू द, आप जान सकते हो, ड्यू टू द लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन, या इनर्ट, या ड्यू टू द लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन, या हम बोल सकते हैं हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इसका पार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखें, तो बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 2 PbO बना दूंगा। NO3 में मेरे पास यहाँ पर 4 कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास देखें आप इसको, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नाइट्रोजन मेरे पास 4 थे, 4 नाइट्रोजन हो गए, लेड मेरे पास 2 थे, हो जाएंगे। ऑक्सीजन आपके पास 6, 2 12 हैं, यहाँ पर 8 हो गए, 2 10 और 2 12 हो गए। तो यहाँ पर आराम से देख सकते हो ना, कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आपका आंसर आ गया 4। यू विल गेट द 4, आंसर आपका यहाँ पर आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ये सवाल ही बड़ा अच्छा है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड इफ द मेटल कंसिडर्ड आर पोटेशियम, सीजियम, मैग्नीशियम एंड द स्टोन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। देखिए, बेसिक करेक्टर के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ बेसिक करेक्टर के बारे में देखा जाए, तो बेसिक करेक्टर के बारे में देख सकते हो आप, क्या रहेगा कि मेरे पास फर्स्ट ग्रुप के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें लिथियम का ऑक्साइड है, लिथियम है, लिथियम का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये होगा आपका रुबिडियम, और ये हो गया आपका सीजियम का ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर बात की जाती है तो ये अपने पास हो जाएगा बेरिलियम का ऑक्साइड हो गया, और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड हो जाएगा, और ये स्टोनशियम का ऑक्साइड हो गया, और आपके पास ये बेरियम का ऑक्साइड हो गया। एज वी नो दैट कि टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे पास बॉन्ड डिस्यू एनर्जीज कम होती है, तो इनके ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इनके ऑक्साइड का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है आपके पास इंक्रीजेस। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम जाने पर। अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है आपके पास, ये इस तरह का ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। डन। दूसरी बात हमारे पास बात की जाती है यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है सेकेंड वालों से ज़्यादा होता है। ये आपका फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं, ये वाले आपके पास सेकेंड ग्रुप के ऑक्साइड हैं, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा आपके पास, बताइए, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है हमारे पास में इसने दे रखा है मैग्नीशियम, दे रखा है मैग्नीशियम और स्टोनशियम दे रखा है। मैग्नीशियम ये रहा आपका, स्टोनशियम ये रहा। तो मैग्नीशियम और स्टोनशियम में आप देख सकते हैं स्टोनशियम का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, स्टोनशियम का ज़्यादा है, इसलिए पहला ऑप्शन तो आप ऐसे गलत कर सकते हैं। ठीक है, और स्टोनशियम के बाद बात की जाती है तो पहला ऑप्शन। दूसरा सीजियम के ऑक्साइड का हमारे पास पोटेशियम के ऑक्साइड से, आप देख सकते हैं सीजियम के ऑक्साइड का पोटेशियम के ऑक्साइड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सीजियम के ऑक्साइड का पोटेशियम के ऑक्साइड ज़्यादा है, इसका मतलब ये दूसरा भी आपने यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया। रही बात लास्ट वालों में, लास्ट वालों में बात की जाती है तो अब ये अपने पास क्या है,
लास्ट में अगर आप देखते हैं तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड है हमारे पास में। अभी क्या करें, पोटेशियम का ऑक्साइड जो है वो अपने पास देख सकते हो, पोटेशियम का ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा है और नाइट्रोजन के सोडियम के ऑक्साइड का मैग्नीशियम से ज़्यादा है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप इसको इधर देखेंगे तो K2O का MgO से भी ज़्यादा होगा, तो K2O का MgO से भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, ये वाला पार्ट भी आपका गलत हो गया। K2O का जो होगा वो MgO से भी ज़्यादा होगा, तो कुल मिला के आपका जो आंसर बनता है वो क्या हो जाएगा, C4 कैलकाटा विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये इस तरह से यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, तरीका जो है आपका वो ऐसा ही रहेगा। तो ये मेरा आपके पास सेकंड छोटा सा सिंपल सा पार्ट था, आसानी से यहाँ पर मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, अगर थोड़ी और नॉलेज आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऑक्साइड्स में समझ में नहीं आता हो आपको तो वैसे भी मैं समझा सकता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आप ध्यान दें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लो, अगर किसी को नहीं पता तो भी देख सकते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पर लिथियम का ऑक्साइड होता, लिथियम का सॉरी हाइड्रोक्साइड, लिथियम का हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है और रुबिडियम का हाइड्रोक्साइड है और सीजियम का हाइड्रोक्साइड है। हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी बॉन्ड डिसो एनर्जी कम होती है तो आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे सीजियम मिलेगा और यहाँ से मुझे OH माइनस मिलेगा, यहाँ पर मुझे Na प्लस मिलेगा और यहाँ पर मुझे OH माइनस मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से इसको आप सबको लिख सकते हैं कि Rb प्लस हो गया और ये OH माइनस हो गया, यहाँ पर सीजियम प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये OH माइनस हो जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Rb और OH, तो CS और उसके बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाता है, यहाँ पर एनर्जी गैप क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, तो बॉन्ड जो है डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास कम हो जाएगी, तो बॉन्ड क्या होगा, आसानी से टूटेगा, तो OH आयन हमें ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर इसका, यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो यहाँ से OH ज़्यादा मिलेगा, OH ज़्यादा मिलेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर इनके बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। ठीक है बेटा, आप सब बच्चे लोग ध्यान दें, सब बच्चे लोग ध्यान दें। अब यहाँ पर ये जब बात की जाती है तब यहाँ पर हम और बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ऑक्साइड्स ले ली जाती है, अगर आप यहाँ पर ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे तो ऑक्साइड से आपने लिथियम का ऑक्साइड ले लिया, लिथियम का लिया, सोडियम का ऑक्साइड ले लिया, पोटेशियम का ऑक्साइड हो जाएगा आपके पास, रुबिडियम का ऑक्साइड हो जाएगा और सीजियम का ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर तो मेरे पास बेसिक कैरेक्टर कैसे देखूँ भाई, बेसिक कैरेक्टर कैसे देखूँ, यहाँ पर मेरे पास में प्रॉब्लम है। अब क्या करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक कैरेक्टर का मतलब वो चाहे तो कहीं दिख नहीं रहा, H भी नहीं दिख रहा, तो क्या करते हैं, कभी भी किसी भी कंपाउंड की बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात की जाती है तो हमेशा जो उसको जो है एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, हमेशा उसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा। एक्वस का मतलब पानी, कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर ही पता की जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को? आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इसको पुट करते हैं तो होगा क्या, वुड यू विल गेट 2LiOH यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2NaOH आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास 2KOH आपके पास आ जाता है, यहाँ पर 2RbOH आपका आ जाता है और यहाँ पर 2CS होगा OH आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये वाला पार्ट है, तो ये सेम यहाँ से यहाँ भी मैंने बताया आपको कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके हिसाब से बात करूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली आप सेकेंडरी ग्रुप वालों के बारे में बात कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन सी कि सेकेंडरी ग्रुप वाले होंगे उनका भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम ही रहेगा, वो अपने पास ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, टॉप टू बॉटम जाने पर उनका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो अभी जो क्वेश्चन आया उसमें क्या था, आपने दोनों को देखा, आसानी से बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत हमें यहाँ पर है नहीं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, कोई दिक्कत इसमें? फाइन, चलिए, तो ये कोई सिंपल सा सवाल था, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। बाकी कुछ सवाल तो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो सर उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पर आईओसी वाले पार्ट पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन वर्क सारा आपके पास वहाँ पर आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ही वाला पार्ट सवाल दे रखा है कि द पेयर्स दैट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए क्यू के बारे में बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर पहले। क्यू जो उसका एटॉमिक नंबर जो है आपको 5 दे रखा है, क्यू का एटॉमिक नंबर 5 दे रखा है, मतलब 5 का मतलब हो गया आपके पास ये बोरोन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू वाला पार्ट हो गया, एक्स मुझे यहाँ पर दे रखा है, एक्स के बाद 19 है, 19 का मतलब आपके पास क्या हो गया, पोटेशियम हो जाएगा। वेरी गुड मामला, ठीक है। फिर जेड है आपका, जेड इक्वल टू 12 है, 12 के हिसाब से बात करूंगा तो 12 वाला पार्ट मेरा जो होगा वो मेरा मैग्नीशियम हो जाएगा, तो मैंने मैग्नीशियम बना दिया। फिर मैं आगे आगे बात करता हूँ, ई मेरे पास क्या 9 है, 9 पे बात करूंगा तो 9 मेरे पास जो होगा वो मेरा फ्लोरीन हो जाएगा। सिंपल सा 20 तक एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात की जा रही है। एल है आपका 15, 15 का मतलब हो गया आपके पास में आप फोस्फोरस बना सकते हैं, तो फोस्फोरस हमने बना दिया।
G20 है, G20 है आपका, G20 का मतलब हो गया बेटा कैल्शियम, कैल्शियम। तो 12 15 38। जे के बारे में बात कर सकता हूँ 38, 38। अब 38 थोड़ा लंबा चला गया बेटा, 38 थोड़ा लंबा चला गया तो बच्चा कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत कर रहा है। तो जरा यहाँ पर देखो आप लोग को लिथियम में भी पढ़ा था, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। यहाँ पर आप बोलते बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्टोनशियम है, बेरियम है। आपने पढ़ा होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये होता है हमारा लीना की रब से फरियाद। इसका जो नंबर 3 है, इसमें 8 जोड़ो, 11 11 में 8 जोड़ो, तो 19 19 में 18 जोड़ो तो कितना हुआ आपका 37 हो जाता है। मतलब स्टोनशियम कितना हो गया आपका 38 हो जाएगा। मतलब जे वाला आपके पास क्या हो जाएगा, स्टोनशियम हो जाएगा, ये 38 हो गया। तो आप देख रहे हो हमारे पास स्टोनशियम जो है आपका 38 हो गया। आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम आपका और स्टोनशियम है और कैल्शियम है, ये एस ब्लॉक के। मैग्नीशियम है आपके पास में, कैल्शियम है आपका और स्टोनशियम है, ये आपके पास सेकेंड ग्रुप के हैं और ये अपने पास यहाँ पर एस ब्लॉक के हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है देखा जाए तो मैं देखूंगा जेड है आपके पास और जे है, जेड और जे है। ये रहा जेड आपका, जेड और जे है वो आपका सेकेंडरी ग्रुप के हैं, सेकेंडरी ग्रुप के हैं मतलब सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो जेड और ए आप जेड और जे हैं वो आपका सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। क्यू और एक्स में बात करें, क्यू और एक्स ये तो आपके पास क्या है, दिस इज तो बी ब्लॉक एलिमेंट, बोरोन तो पी ब्लॉक का है, ये आपका एस ब्लॉक का है। तो दोनों को अलग अलग ब्लॉक में रखा है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डिस्कार्ड। ई और एल, ई ये आपका ई है और एल आपका है। देखिए ये आपका एफ है, ये आपका 17 जो है आपका, ये 17 ग्रुप का है, हेलोजन फैमिली का मेंबर है। ये आपके पास नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, ये आपका 15 ग्रुप का है। दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इसलिए दोनों को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। इसका मतलब ये हुआ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जे और जेड, जी और जेड, जी आपके पास क्या है, जी और जेड जो है, जी ये रहा कैल्शियम है और जेड आपके पास क्या है मैग्नीशियम, दोनों एक ही ग्रुप के हैं तो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ये भी अपने पास यहाँ पर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने आसानी से आपने 3 क्वेश्चन कर दिया। आपके पास जितने भी इसके मार्क्स है आराम से यू विल गेट द गुड आंसर, आराम से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि दे आर वेरी इजी। तो पीरियोडिक टेबल में आपको बेटा एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और उसके हिसाब से कौन सा पीरियड कौन सा ग्रुप है उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 100% सही होने की गारंटी होती है। बोलो हाँ या ना। तो इसलिए केमिस्ट्री में आईओसी वाला पार्ट जो है आप थोड़ा कंप्लीट करके रिवाइज करके रखें क्योंकि चीज़ें हमें बहुत सारी याद करनी पड़ती हैं। तो ये मेरे पास 3 सवाल थे छोटे छोटे, आराम से आपको हार्डली 1 से 2 मिनट लगते, आराम से आप कर सकते थे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बाकी फिर फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर आपको बाकी सवाल डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। होप तो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं शैलेंद्र गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ओलंपियाड वाले इस चैनल पे, और जहां पर हम INJSO 2020 का पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। होप सो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, फोड़ के आना है बिल्कुल INJSO को, है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 के अंदर आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक यू शेप की ट्यूब आपको दी हुई है। ठीक है, क्लियरली हमें दिख रहा है, ये रही हमारे पास, जिसके बीच में ये जो है ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगाया हुआ है विथ 2 लीटर ऑफ वाटर एज शोन इन द फिगर, और इसमें 2 लीटर पानी उन्होंने भरा हुआ है इन फिगर 1। When 0.1 mole of compound X is completely dissolved in the right arm of the tube, यानी पहले उसने क्या किया, 2 लीटर पानी भरा और दोनों तरफ पानी है, तो इस तरह से पानी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि दोनों तरफ पानी का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब उसमें वो क्या कर रहा है, 0.1 मोल ऑफ एक्स के इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक्स यहाँ पर एक सॉल्यूट है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, विच इज कंप्लीटली डिजोल्व इन द राइट आर्म ऑफ द ट्यूब। द लेवल ऑफ एक्स सॉल्यूशन राइजेज एज शोन इन द फिगर। ऑब्वियसली बात है, आप सॉल्यूट डाल रहे हो तो सॉल्यूट डालने के बाद उसको इंटरमिक्स किया, इंटरमिक्स करने के बाद ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, the level of X solution rises as shown in the figure. Assume that the rise in the solution level is proportional to the number of solute particle in an aqueous solution. ये
आप सभी जानते हो जब आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर में बच्चा पढ़ते हो कि पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT, यानी जिसका वांट ऑफ फैक्टर एंड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा निकल के आएगा। तो वो बोल रहा है कि आपको 4 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और द हाइट h वुड बी हाईएस्ट व्हेन x इज, ऑब्वियस सी बात है कि जितना जितना हम लिक्विड में नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसका ही हाइट यहाँ पर ज्यादा होगा, या वाइस वर्सा, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर I इंटू सी के फैक्टर पर डिपेंड करता है और उसने सबकी कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा है, तो हम सीधा I कैलकुलेट कर ले। तो MgCl2 ब्रेक कैसे होता है बच्चों, Mg2 प्लस एंड Cl माइनस, तो इसका I कितना आ गया 2 Cl माइनस, तो इसका I 3 आ गया। CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे ब्रेक होता है, CH3COO माइनस एंड H प्लस, तो इसमें अल्फा इंट्रोड्यूस होगा, तो इसका I जो आ जाएगा वो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, 0.001 हो सकती है, 0.05 हो सकती है। NH4NO3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कैसे ब्रेक होगा, NH4 प्लस एंड NO3 माइनस, तो इसका भी I बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका I हमारे पास 2 आ गया। और कैन शुगर ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका I बच्चों कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। तो ये हमारे पास I का ऑर्डर आ गया। और आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका I ज्यादा होगा, क्योंकि C सबकी उसने क्या कर दी, सेम कर दी। तो I के बेसिस पे हम क्लियरली अगर अरेंज करेंगे तो ACBD हमारा ऑर्डर निकल के आएगा किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। और उसने क्या पूछा है कि इन चारों को हमें अरेंज करना था किसके बेसिस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। क्लियर है बच्चों, तो सबसे ज्यादा MgCl2, फिर NH4NO3, उसके बाद एसिटिक एसिड, और सबसे लास्ट में किसका आएगा, कैन शुगर का आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आपको ये 4 डायग्राम क्लियर ध्यान से दिख रहे होंगे। चारों डायग्राम में उन्होंने क्या किया, एक मेटल की रोड को एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया, जैसे कि आयरन की रोड को जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, एल्यूमिनियम की रोड को KNO3 के सॉल्यूशन के अंदर, मैग्नीशियम रोड को कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर की रोड को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने डिप किया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ये आप सभी को पता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम सुना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब तक याद नहीं है तब तक आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। यहां पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना है बच्चों, अ मेटल रोड इज सस्पेंडेड इन 1 मोलर सोल्ट सॉल्यूशन। सब में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर देती। एट रूम टेम्परेचर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल सिग्निफिकेंटली ऑकर्स। वो बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर पे किसमें रिएक्शन होगी, किसमें रिएक्शन होने का मतलब है जहां पर मोर रिएक्टिव मेटल की जो रोड है उसे लेस रिएक्टिव आयन के सॉल्ट में हम क्या करें, डिप करें। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कॉपर से ज्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, और मैग्नीशियम नाइट्रेट हमारा फॉर्म होगा और कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा आंसर हो गया, सी में रिएक्शन होगी। बाकी सब में बात करें तो आयरन की रिएक्टिविटी कम होती है जिंक से, एल्यूमिनियम की कम होती है पोटेशियम की से, और कॉपर की कम होती है किससे, लेड से। तो ये तीनों में कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पीएच से रिलेटेड है, आयनिक से रिलेटेड है। वो बोल रहा है कि सोडियम सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम RCOONA लिख सकते हैं। ये आप लोग सभी जानते हो, है ना। ये किस किस से मिलके बना है, तो ये RCOOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है। दोनों की रिएक्शन से हमारा क्या बना है बच्चों, RCOONA बना है। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। और पीएच किससे ज्यादा हो जाएगी, बेसिक सॉल्यूशन की 7 से ज्यादा हो जाएगी। यानी हमारे को ये पता है कि इसकी जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 होगी। Which of the following can be added to pure soap
टू ब्रिंग इट्स पीएच टू 7। वो बोल रहा है कि पीएच हमें 7 लाना है। अब पीएच 7 से ज्यादा है, सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक की पीएच हमें 7 लानी है, तो बेस में क्या ऐड करेंगे? यस, सही सोच रहे हो सभी, एसिड ऐड करेंगे। तो जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो पीएच को हम 7 पे ला सकते हैं। बेकिंग सोडा आप सभी को होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये भी कैसा होता है? एल्कालाइन होता है नेचर में। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट ये भी न्यूट्रल होता है। लेमन जूस ये हमारा एसिडिक होता है नेचर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा? लेमन जूस आ जाएगा। यानी हम क्या करें, जब लेमन जूस यानी एसिड को ऐड करेंगे तो पीएच को किस पे ला सकते हैं? वापिस से 7 पे ला सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। 3 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? CH3COOH प्लस हमें और क्या दिया हुआ? इथेनॉल। इथेनॉल आप सभी को पता है क्या होता है? C2H5OH। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमारा एस्टर CH3COO फॉर्म होता है, प्लस साथ में क्या बनता है बच्चों? वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन आ गई। अब बच्चों ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। हमें 3 ग्राम इथेनोइक एसिड दिया हुआ है, ये हमें 3 ग्राम दे दिया, और हमें 1.84 ग्राम क्या दिया हुआ है? 1.84 ग्राम इथेनॉल दिया हुआ है। तो हम क्या करें, दोनों के मोल निकाल लें। मोल कैसे निकालें इसको? इसके मोलर मास, ठीक है, उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो मोलर मास निकल के आएगा बहुत ही क्लियर है कि ये कितना हो जाएगा? कार्बन, 2 कार्बन है तो 12, 24, 24 और 28, 28 और 32 हमारा 60 हो जाएगा। सिमिलरली इथेनॉल का निकालोगे तो ये हो जाएगा 46, तो इसके मोल आ जाएंगे 1.84 डिवाइडेड बाय 46। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया 0.05 और ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 0.04 मोल। यानी यहां से क्या क्लियरली दिख रहा है बच्चों? ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन बन गया। किसका बना? ये सिंपल मोल बैलेंस। बस हमें रिएक्शन लिखनी थी। रिएक्शन के लिए हमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक पता होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट करके एस्टर बना रहा है। रिएक्शन लिख दी, दोनों के मोल्स हमारे पास है, मोल बैलेंस लगाएंगे तो इसके 1 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करने वाला है बच्चों? 1। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? क्लियरली देख रहे हो 0.04 मोल कम होते हैं, तो C2H5OH हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी 0.04 मोल। मान लेते हैं T=0 टाइम इनिशियली ये मोल हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये कितना बचेगा रिएक्शन खत्म होने के बाद? 0। T टाइम पे इसके कितने मोल बचेंगे? 0.01, और इसके कितने मोल बन जाएंगे? 0.04। तो ये हमारे पास जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद का डाटा है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाया। अब बोल रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, एक एक ऑप्शन को हम ध्यान से देखते हैं। वो बोल रहा है कि जो एस्टर प्रोड्यूस होगा, अच्छा 0.05 मोल ऑफ एस्टर प्रोड्यूस, ये तो गलत हो गया क्योंकि वो 0.04 बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। इज ऑब्लिक आर लिखा है, यानी एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, इस पे भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। एस्टर की बात करें, दिस इज योर एस्टर, यही एस्टर, इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं। तो बच्चों इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 4 कार्बन है तो 48 तो वो हो गया, 32 ऑक्सीजन का हो गया, तो 80 तो यही हो गया, और हमारे पास 8 हाइड्रोजन है तो 88, यानी इसका जो मोलर मास आएगा वो 88 आएगा। तो सेकेंड वाला चेक करना है कि मास, गिवन मास ऑफ एस्टर हमें निकालना है। वो जो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे बच्चों मोल इनटू मोलर मास। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू जो आएगी वो 3.52 ग्राम के आसपास आएगी। हमने किसको मल्टीप्लाई किया? 4 को 88 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3.52 ग्राम, वो बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.5 ग्राम ऑफ एस्टर इज प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन सी बोल रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर्स हमें बताना है। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल है हमारे पास 0.04, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 0.04 Na आएगा। Na की वैल्यू होती है 6 × 10⁻23, तो 6 × 4 24 होता है, और 10 की पावर 21 हो जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, द प्रोडक्ट कंटेन इतने कार्बन एटम। आप देखो एस्टर, एक मॉलिक्यूल एस्टर में 4 कार्बन के एटम है। एक मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर में कितने कार्बन एटम है? 4। तो 0.04 Na में कितना होगा? ये तो मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास,
ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई? 24 इंटू 10⁻21। एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम, डब्बा मेथड लगाओ बिना सोचे समझे। एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम, तो 24 इंटू 10⁻21 में कितना होगा? x मान लो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 24, ये हमारा हो गया 96 इंटू 10⁻21, जो कि 9.6 इंटू 10⁻22 होता है। यानी डी स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बहुत ही प्यारे बच्चों, क्या आंसर आया? बी सी डी, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा इस क्वेश्चन का। अगेन बच्चों आएंजेसो, देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। N3 माइनस दे दिया, N3 माइनस दे दिया, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 दे दिया। इसमें से कि ये आयंस में क्या क्या प्रेजेंट है, तो देखो नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन लिख लेते हैं। 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब N3 माइनस बनेगा ना, तो 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन 7 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन 7 ही रहेंगे। और 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 1 मोल यानी Na एटम्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास Na आयंस है, N3 माइनस हमारा आयन है, Na आयंस है किसके? N3 माइनस के। क्लियर? पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, तो Na में कितना होगा? 10 Na। इलेक्ट्रॉन तो हमारे 10 Na आ गए, जो कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, करेक्ट है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन हमारा कौन सा, कितने हैं यहाँ पे? न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं हुआ N3 माइनस आयन पे, तो न्यूट्रॉन 7 है, तो न्यूट्रॉन का आंसर कितना हो जाएगा? 7 Na। और प्रोटॉन का आंसर भी कितना हो जाएगा? 7 Na। तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? हमारा ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है। तो बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट मोल बैलेंस का। बस ये समझना था कि 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए? एक्सेप्ट कर लिए। तो 7 की जगह अब इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं? हमें 10 लेने हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि 7 मार्क्स का एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है और उसके ऊपर बेस्ड हमें आगे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब बच्चों पहले क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ा पैराग्राफ समझ लें। पैराग्राफ हमसे क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स आर यूज इन कार इंजन, कार इंजन में हम इन्हें यूज कर रहे हैं। दीज फ्यूल्स व्हेन बर्न एमिट डिफरेंट गैसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। ये हर कोई जानता है कि व्हीकल से जो भी गैसेस निकल रही है उससे एयर पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है। A catalytic converter is an amazingly simple device that is highly effective at reducing harmful emission produced by कार इंजन। और आजकल के जो व्हीकल्स यूज हो रहे हैं उसमें इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी व्हीकल से गैसेस लिबरेट हो रही है उनसे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाए। तो ऐसी गैसेस को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर एयर में क्या किया जाए? इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि मान लो बहुत सी बार क्या होता है कि फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है, तो आपकी क्या होती है? सीओ गैस रिड्यूस होती है, सीओ गैस फॉर्म हो जाती है, और सीओ गैस थोड़ी सी हार्मफुल होती है। तो अगर वो कहीं से कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाए और CO2 में कन्वर्ट हो जाए, तो थोड़ा सा जो एयर पोल्यूशन है उसमें क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर भी उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि मॉडर्न कैटालिटिक कन्वर्टर आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। इसमें कुछ मेटल प्रेजेंट होते हैं। वन मेटल सर्व एज ए कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का काम करता है फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, एंड अदर सर्व एज ए कैटलिस्ट फॉर रिडक्शन। जहां पर ऑक्सीडाइज करने की जरूरत है वहां ऑक्सीडेशन करेगा, जहां रिड्यूस करने की जरूरत है वहां दूसरा कैटलिस्ट रिड्यूस करेगा। A certain heat resistance ceramic material is thus coated with catalyst प्लेटिनम, पीडी, रोडियम। ये बच्चों आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, हाइड्रोजिनेशन हो गया, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है। इस तरह के कैटलिस्ट हम ज्यादातर यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में। अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो क्या कर रहा है? अप टू 90% CO को क्या कर रहा है? वो कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? CO2 के अंदर। यानी 90% तक जो CO एमिट हो रही है वो CO2 में कन्वर्ट होगी। तो काफी ज्यादा ये कन्वर्जन कर रहा है। while NO and NO2 are reduced to nitro N2, यानी जो NO है और NO2 है उसे किस में रिड्यूस कर देता है? ये N2। तो देखो दोनों काम हो रहे हैं। एक कैटलिस्ट यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहा है CO को CO2 में, और दूसरा कैटलिस्ट यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है NO and N2 को किस में? N2 में।
ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है। नोट क्या बोल रहा है? नोट बोल रहा है द एग्जॉस्ट ऑफ अ कार इंजन ऑल्सो इंक्लूड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अनयूज्ड ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन। यानी बहुत सी बार उसमें अनयूज हाइड्रोकार्बन भी क्या हो जाते हैं, साथ के साथ में बाहर निकल जाते हैं, विच आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड इन कैटालिटिक कन्वर्टर। और आपके व्हीकल में अगर वो कैटालिटिक कन्वर्टर है तो वो क्या करेगा, उन हाइड्रोकार्बन को भी CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। However, for this प्रॉब्लम वी विल इग्नोर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों बहुत ही ये आईएनजीएसओ में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये आपकी बिल्कुल डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं और आपको बिल्कुल ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करके जाते हैं जो आपके लाइफ टाइम में क्या होने वाली है, काम आने वाली है। तो देखो इन्होंने बहुत ही अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवा दी कि जब भी आप व्हीकल खरीदने जाओ तो वहां पे थोड़ा सा देख लेना कि आपके व्हीकल में इस तरह के कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज उन्होंने किया है कि नहीं किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है उससे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो एनवायरनमेंट को हार्म ज्यादा पहुंचा रही है कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल वहां से उठाया डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम। अब आगे क्या बोल रहा है जो कि हमारे काम का है। फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम अ कार इंजन विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर वाज फाउंड टू बी 110 ग्राम। यानी जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है कब, जब हम क्या यूज नहीं कर रहे हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर, तो 110 ग्राम है। एंड उसी को जब हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ, तो 132 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसी अमाउंट ऑफ फ्यूल से। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ यहां पर जो CO जो कि अनरिएक्टेड फॉर्म में रह गई वो किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर CO2 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम वो प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि इस पैसेज के ऊपर बेस्ड हमसे पूछी गई है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, क्या कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है एमिटेड बाय इंजन, जो कि इंजन क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, विदाउट द कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर दैट अमाउंट ऑफ फ्यूल। यानी बिना कैटालिटिक कन्वर्टर के आपको बताया कि 110 ग्राम क्या हो रहा था, CO2 प्रोड्यूस हो रही थी। जरा हम क्या करें, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहां पर जो रिएक्शन है वो क्या है कि जब आप CO, अगर कोई CO यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो CO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, CO2 को फॉर्म करता है। यही हमारे पास क्या होती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है। यहां तक क्लियर। अब देखो ये जो CO2 है ये बिना कैटालिटिक कन्वर्टर के प्रोड्यूस हो रही है, और जब कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी तो 132 ग्राम है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों, वो डिफरेंस हमें क्या दे रहा है, हमें वो अमाउंट दे रहा है जो कि CO का वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, दोबारा समझना कैसे, कि हमें पता है कि CO जब ऑक्सीडाइज होती है तो वो CO2 में कन्वर्ट होती है। यानी पहले जो एमिशन हो रहा था वो एमिशन में हमारे पास जो CO थी वो CO2 में कन्वर्ट नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब एमिशन हुआ कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से तो वो CO भी किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, CO2 में कन्वर्ट हो गई। यानी बाद में जो CO2 एक्स्ट्रा ऐड हुई वो किसकी वजह से ऐड हुई, एक्स्ट्रा CO के CO2 में कन्वर्ट होने की वजह से। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो बढ़ जाए क्या आगे, बढ़ जाते हैं आगे एक बार जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो इतना तो समझ में आया कि जो CO वहां पर प्रेजेंट है वो क्या होगी, वो डिफरेंस होगी इन दोनों का। यानी कन्वर्टर की वजह से जब CO2 में कन्वर्ट हुई और जब कन्वर्टर नहीं था उससे पहले जो CO2 थी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 22 ग्राम। तो ये जो 22 ग्राम है, ठीक है, ये वो CO2 है जो कि CO की रिएक्शन की वजह से कन्वर्ट हुई है। यानी आपको पता है यहां से अगर हम क्लियरली देख पा रहे हो तो हमारे पास कितना ग्राम CO2 है जो कि CO के कन्वर्जन की वजह से आया, 22 ग्राम। तो क्या हमें मोल मिल जाएंगे, मोल ऑफ CO2 बिल्कुल मिल जाएंगे। 22 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है, 44 CO2 का हाफ मोल। यानी इतना एक्स्ट्रा मोल CO2 है वो प्रोड्यूस हुई जब कन्वर्टर ने CO को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। अब रिएक्शन बैलेंस से क्लियरली देख पा रहे हो कि जितना CO2 प्रोड्यूस हो रही है उतना ही मोल CO क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से मुझे मोल्स ऑफ CO मिल गया जो कि क्या हुआ, CO2 में कन्वर्ट हुआ। ये सभी को क्लियर। अब हमें ये भी पता है
कि सिर्फ जितनी भी CO वहां पे प्रोड्यूस हो रही है उसका 90% ही CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। उसका कितना बच्चों 90% ही कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो CO है वो टोटल CO का 90% है, तो हमें टोटल CO निकालनी है। तो टोटल CO का 90% हमारा कितना हुआ, हाफ मोल हुआ कि नहीं हुआ। तो टोटल CO के मोल कितने हो गए, टोटल CO के मोल हो गए हाफ इंटू 100/90। आए कि नहीं आए, का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। 90/100 को उधर ले जाओ तो 100/90, हमारे पास CO के टोटल मोल आ गए। हमसे CO का टोटल मास पूछा है, तो गिवन मास कैसे निकालते हैं बच्चों, वो हम निकालते हैं मोल इंटू मोलर मास से। मोल कितना है, हाफ इंटू 100/90 इंटू मोलर मास। मोलर मास हमारे पास कितना है CO का, आप सभी जानते हो, कार्बन का 12 और ये 28 हो जाएगा। अब तो बस हमें इसे सोल्व करना है, तो ये हमें देगा 15.55 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन थी हमारे किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की। हमने क्या किया, हमने वो CO पहले निकाली जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर ने क्या किया, CO2 में प्रोड्यूस किया। कैसे, हमने दोनों का डिफरेंस लेके CO2 के मास निकाल लिया, CO2 के मास से CO2 के मोल निकाल के, और फिर हमने उसका 90% एफिशिएंसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। तो ये बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम था पार्ट ए, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा, 15.55 ग्राम। अब पार्ट बी में आते हैं। ये एक थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। अर्नव ट्रेवल फ्रॉम जोधपुर टू बीकानेर। देखो उसने लाइव एक थोड़ा सा सिटीज के नाम दे दिए, दोनों राजस्थान के अंदर हैं, दो बड़ी सिटीज हैं जोधपुर एंड बीकानेर, बाय कार। जोधपुर से बीकानेर जा रहा है। अ डिस्टेंस ऑफ 256 किलोमीटर, उन दोनों के बीच में उसने जो डिस्टेंस बताई वो 256 किलोमीटर बता दी। फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द कार इज 16 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। 16 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर वो पेट्रोल को क्या करती है, अगर हम पेट्रोल की कार से जा रहे हैं तो कंज्यूम करती है, और कोई फ्यूल है तो 1 लीटर फ्यूल को वो कंज्यूम करती है। बर्निंग 1 लीटर ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस 2.3 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 लीटर फ्यूल को बर्न करने पर 2.3 किलोग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है। कितना ज्यादा CO2 है बच्चों, देख लो, ठीक है। इन द इंजन ऑफ द कार, ऑब्वियसली बात है जो कार में के इंजन में प्रोड्यूस हो रही है वही एटमॉस्फेयर में जाएगी। द सेम कैटालिटिक कन्वर्टर इज फिटेड to the car engine, find the mass of CO2 emitted by Arnav's car during this travel। अब क्या कर रहे हैं हम, सेम CO2 को यहाँ पर, सेम CO2 कन्वर्टर को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी टोटल प्रोड्यूस होगी वो निकालनी है, वो हमें समझनी है। अगर वो क्वेश्चन में समझ में आ गई तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इस पे सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको समझ में आया, हम एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर देखते हैं कि विदाउट कन्वर्टर एंड विद कन्वर्टर। विदाउट कन्वर्टर हमारे पास 110 ग्राम लेट से CO2 प्रोड्यूस हो रही थी, विद कन्वर्टर हमारे 132 ग्राम क्या हो रही है, CO2 प्रोड्यूस हो रही थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया बच्चों, वो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 22 ग्राम। यानी ये जो एक्स्ट्रा CO2 है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, वो उसमें जो CO था उसके बर्निंग की वजह से, जो कि ओरिजिनल का कितना परसेंट है। तो अगर आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ CO2 अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो हो गया 22/110 इंटू 100, जो कि कितना परसेंट हो गया, 20%। यानी कन्वर्टर क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा 20% CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है, एक्स्ट्रा 20% CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो हमारे को क्लियर आ गया, क्लियरिटी आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम माइलेज की बात करें तो 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, वो 256 किलोमीटर है। तो टोटल कितना फ्यूल का वॉल्यूम यहाँ पे बर्न होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस है 256 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 16, यानी 16 लीटर फ्यूल हमारा यहाँ पर बर्न होगा। क्लियर है बच्चों, टोटल कितना फ्यूल यहाँ पर बर्न होने वाला है, 16 लीटर फ्यूल यहाँ पर बर्न होने वाला है। ये हमारे पास फ्यूल आ गया। अब हमें ये भी पता है बच्चों कि एक 16 लीटर है ना, 1 लीटर फ्यूल जब बर्न होता है, 1 लीटर फ्यूल बर्न होता है ना, तो कितना
2.3 kg CO2 बनता है। अगर 16 लीटर बर्न होगा तो कितना बनेगा CO2? 2.3 इंटू 16 kg, इतना CO2 बर्न हो रहा है। उसने तो बोला कि 20 कन्वर्टर की वजह से बताओ, कन्वर्टर की वजह से टोटल कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। अगर हमने कन्वर्टर लगा रखा है तो कन्वर्टर क्या कर रहा है? 20% एक्स्ट्रा CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है। तो टोटल CO2 प्रोड्यूस वो क्या होगी बच्चों? वो इस CO2 का 20% एक्स्ट्रा होगी। यानी हमारे पास कितना हो गया? 2.3 इंटू 16 इंटू 1.2, इतना केजी हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा CO2 प्रोड्यूस होगी। अब तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर देखें तो ये कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट 44 पॉइंट समथिंग के आसपास हमारी वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास जो कन्वर्टर लगाने की वजह से CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू आ गई। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये इसमें एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट की तरफ। वो बोल रहा हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डस दिस मास कॉरेस्पॉन्ड टू। यानी जो बी पार्ट में मास फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो कितने मोल है हमें ये कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मोल्स यानी मोल्स हमें निकालने हैं। तो हमने क्या किया है, हमने इस बी वाले पार्ट में मास ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो निकाल लिया है। ठीक है, कितना है बच्चों मास हमारे पास? 44.16 आया है, ये केजी में आया है। तो हमें क्या करना है, सी पार्ट में मोल निकालना है। तो मोल हम कैसे निकालते हैं? आपसे भी होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास 44.16 केजी है, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय मोलर मास 44। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 1004 मोल हमारे पास निकल के आते हैं CO2 के। यानी सी पार्ट में हमारे पास इतना मोल CO2 बच्चों प्रोड्यूस होगा। अब बचा इसका डी पार्ट, तो इस पैसेज का डी पार्ट भी देख लेते हैं। डी पार्ट में हमारे को क्या दिया हुआ है? ये हो गया सी पार्ट। डी पार्ट में बोल रहा है हाउ मच मास ऑफ CO प्रोड्यूस इन दिस जर्नी रिमेन्स अनकन्वर्टेड। ठीक है, यानी जब ये जर्नी हो रही है कहां? जोधपुर से बीकानेर में, तो कितना CO वहां पे अनकन्वर्टेड होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा पिछले डाटा में जाना पड़ेगा। पिछला डाटा क्या बोलता है कि जब हमारे पास यहां पर 132 ग्राम क्या था? CO2 प्रोड्यूस हुआ था, तो उस केस में अनकन्वर्टेड हमने निकाला था CO कितना था? 15.55 ग्राम था। यानी मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं कि CO अनकन्वर्टेड, ये कैसे बोले हम? हमें पता है CO अनकन्वर्टेड क्या 132 ग्राम में कितना था? 15.55 ग्राम। अब मेरे पास CO2 कितना है वो मुझे पता पड़ जाए तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो CO2 हमने देखा है 14 पॉइंट, ठीक है, 16 इंटू 10⁻³ क्या है? ग्राम है। इतना CO2 मेरे पास यहां पर प्रेजेंट है। तो बच्चों वो बोल रहा है कि जब इतना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना CO अनकन्वर्टेड होगा। सिंपल सा यूनिटरी मेथड। क्यों मैं यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूं? क्योंकि रिएक्शन क्या होती है? 2CO + O2 गिव्स क्या? 2CO2। तो जितना CO2 के मोल बन रहे हैं उतना ही मोल यहां पे क्या हो रहा था? CO हमारा रिएक्ट कर रहा था। तो यहां पर हम सिंपल सा क्या करेंगे बच्चों? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे कि जब हमारे पास 132 ग्राम CO2 था तो उसमें जो 15.55 ग्राम था वो CO अनकन्वर्टेड था। अगर हमारे पास 14.16 इंटू 10⁻³ ग्राम CO2 है तो कितना अनकन्वर्टेड होगा? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, डब्बा मेथड आप बना सकते हो, इसको x मान लो। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? बहुत ही सिंपल, 15.55 इंटू 44.16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा? 132, जो कि हमें क्या देता है बच्चों? 520 ग्राम के आसपास वैल्यू देगा। यानी इस केस में जो अनकन्वर्टेड CO रहेगा वो 520 ग्राम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कौन सा पार्ट था? ये हमारा था पार्ट नंबर 4 डी पार्ट, जो कि इस पैसेज से लिया हुआ था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है
वो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको एक ऐसा पैसेज दिया हुआ है, एक बहुत सिस्टमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, एक बोतल दी हुई है और उस पे कुछ लिखा हुआ है एल्बम करके, ठीक है। ये रहा हमारे पास, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो आर्सेनिकम एल्बम करके कुछ लिखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि द टर्म सूडो साइंस रेफर्स टू द आइडिया विच क्लेम टू बी साइंटिफिक बट डोंट स्टैंड द सिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है। ये हमें एक इंफॉर्मेशन दी है। Although many such claims have been clearly shown to be unscientific through detailed study and so on, तो यहां तक उसने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। मैंने आपको क्या बोल रखा है बच्चों कि ये जो प्रॉब्लम्स बना के देते हैं ना, वो डे टू डे लाइफ से रिलेट करके देते हैं। ये हमारे डे टू डे लाइफ का उसने एक सिनेरियो हमारे पास दे दिया। द सूडो साइंस ऑफ होम्योपैथी बिगेन ओवर 200 ईयर्स एगो। अब देखो उसने यहाँ पे हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर दिया कि ये होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है वो आज से 200 साल पहले क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ, लॉन्ग बिफोर मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन यूज हो रही है उससे भी बहुत पहले ये स्टार्ट हो चुका है। द मेन क्लेम इन होम्योपैथी इज दैट द मेडिसिन बिकम इंक्रीजिंगली पोटेंट द मोर दे आर डाइल्यूटेड। जितना ज्यादा आप डाइल्यूट करोगे उतना ज्यादा वो पोटेंट हो जाते हैं। लेट अस डू अ सीरीज ऑफ कैलकुलेशन टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ सपोज मेडिकल मॉलिक्यूल्स इन ए टिपिकल होम्योपैथिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसने एक कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हमसे करवाने को बोल रहा है, जैसे कि होम्योपैथ्स रिकमेंडेड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड। क्या बोल रहा है, ये हमारे काम का डाटा मिला, देखो यहाँ पे कि हमारे पास होम्योपैथ्स जो होते हैं वो हमें रिकमेंडेड करते हैं एक डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका, आर्सेनिक ऑक्साइड का। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो होम्योपैथी में वो बहुत छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोलियां मिलती है, आपने अगर ध्यान से देखा हो, कभी ट्रीटमेंट लिया हो, एज ए ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर, ठीक है, फॉर द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड एंजाइटी। एंजाइटी के लिए हमें क्या प्रेफर करवाया जाता है, आर्सेनिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन। इन दियर वोकेबुलरी इट इज कॉल्ड बाय इट्स लैटिन नेम आर्सेनिकम एल्वम, यानी इसका इसने लैटिन नेम दिया है। क्या है लैटिन नेम, आर्सेनिकम एल्वम। आर्सेनिक ऑक्साइड का लैटिन नाम याद रखना बच्चों, आर्सेनिकम एल्वम, जो कि कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट आर्सेनिक होता है। द ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय रोस्टिंग आर्सेनिक कंटेनिंग ओर्स सच एज, अब देखो उसने एक और दे दिया FeASO, ये हमारे पास क्या होता है, आर्सेनोपाइराइड्स होता है इन एयर। इसकी आप क्या करा रहे हो, रोस्टिंग करा रहे हो। अब ये रोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, रोस्टिंग का मीनिंग होता है बच्चों रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आप इसको क्या करा रहे हो, रिएक्ट करा रहे हो इन एयर। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म आर आयरन 3 ऑक्साइड एंड सल्फर, यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो अदर प्रोडक्ट है वो है सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2 बनेगा बच्चों साथ में, और क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 फॉर्म होगा। क्लियर है, यानी हमारे पास उसने जो और दिया है, इस और का जब आप रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग करने का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन करोगे बच्चों, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन करने पर हमारे पास एक तो H2O3 बनेगा हमारा आर्सेनिक ऑक्साइड, दूसरा Fe2O3 और SO2 बनेगा। अब इस पैसेज से रिलेटेड उसने कुछ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2O3, किससे, FeASS से। तो हमारे पास देखो क्या है बच्चों, FeASS है, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं। तो उसने बोल दिया है हमें कि आयरन किस में जा रहा है, आयरन हमारा Fe2O3 में जा रहा है, आर्सेनिक हमें क्या दे रहा है, H2O3 दे रहा है, और सल्फर हमें क्या दे रहा है, SO2 दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो आयरन यहाँ पे 2 है, आर्सेनिक 2 है, तो आयरन 2 आर्सेनिक 2, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको सल्फर को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। अब क्या बचा, अब तो सिंपल ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस तो आप कर ही सकते हो, इधर काउंट कर लो, 3 यहाँ पे 6 और 4 10, तो यहाँ पे आप 5 लिख दो। ये हमारी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, क्यों, क्योंकि सब कुछ तो उसने पैसेज में दिया हुआ है, हमने नया क्या किया, बस रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस ही तो किया है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ ए पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है H2O3 इज मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत ही बढ़िया बात है, पानी में सोल्यूबल है प्यारे बच्चों। तो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर द ऑक्साइड रिएक्ट टू आर्सेनस एसिड, और ऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, आर्सेनस एसिड फॉर्म करता है, जिसका फॉर्मूला भी उसने दे दिया H3ASO3, बहुत ही बढ़िया। यानी अब वो बोल रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनस एसिड फ्रॉम H2O3। तो अगेन हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं।
ठीक है, यानी वो बोल रहा है कि AS2O3 जो यहां से फॉर्म हुआ उसमें जब आपने वाटर डाला तो वाटर डालने पर हमारे पास H3ASO3, यही है आर्सेनस एसिड। देखो H3ASO3 का क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि इसके लिए एक बैलेंस रिएक्शन लिखो। तो सबसे पहले आप आर्सेनिक को बैलेंस करो, यहाँ 2 है तो बच्चों आपने आर्सेनिक को बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 2 हो गया। अब आप देखो हाइड्रोजन, देखो ध्यान से, तो हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 × 3 6, तो 3 यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। किस पार्ट की बच्चों, बी पार्ट की। ये क्लियर है, तो बी पार्ट की हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन आ चुकी है। ये हमें ए पार्ट का आंसर, ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर, दोनों में उसने हमसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछा है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। तो बी पार्ट भी डन हो गया। सी, 1 लीटर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AS2O3 एट 25 डिग्री सेल्सियस कंटेन 20.6 ग्राम AS2O3। 1 लीटर में बच्चों कितना, 20.6 ग्राम H2O3 है। तो अब ऐसा लग रहा है मोल पूछेगा, देख लेते हैं। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर बच्चों, यानी क्या निकालने का है, मोलरिटी निकालने का है। तो मोलरिटी निकालना इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मोलरिटी निकालना है तो हमें तो मोल चाहिए, और मोल चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा किसका निकालना है, ऑफ आर्सेनस एसिड का निकालना है। तो आते हैं अपन वापिस से, अमाउंट देख लेते हैं। 20.6 ग्राम H2O3 दिया है, 20.6 ग्राम हमें क्या दे दिया, AS2O3 का डाटा दिया हुआ है, और इसकी मोलरिटी हमसे पूछी है मोल पर लीटर में। कहीं से अगर हमारे पास मोल मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आर्सेनिक का मास भी दिया हुआ है, तो सिंपल सा कंसेप्ट देख लेते हैं बच्चों। क्या करोगे, मोल, मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास हमारे पास है 20.6, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये इसके मोल मिल गए। अब बच्चों इसके एक मोल से इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.104 आता है, ठीक है। इसके एक मोल से इसके हमारे पास 2 मोल बन रहे हैं, तो हमारे पास H2O3 के मोल निकल के आ जाएंगे। तो मोल ऑफ H3 आर्सेनस एसिड के मोल कितने आ गए भाई, डबल हो गए। H3ASO3 के जो मोल है वो हो गया 0.208, ये मोल आ गए। और वो कंसंट्रेशन बोल रहा है, वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर उसने दिया हुआ ही है, तो मोलरिटी हमारे पास आर्सेनस एसिड की H3ASO3 की जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, 0.208 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अगेन जो इसका सी पार्ट है बहुत ही सिंपल सा पार्ट था। आपको क्या करना था, आर्सेनस ऑक्साइड के गिवन मास से उसके मोल निकाल लेने थे, और ये भी हमें बैलेंस रिएक्शन हम 2 में लिख चुके हैं। तो 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके जो भी मोल आएंगे उसका डबल मोल हमारा ये होगा। वॉल्यूम सॉल्यूशन ने 1 लीटर बोला हुआ है, तो यहां से हमारे को आर्सेनस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये हमारा सी पार्ट था, जिसमें हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 0.208 मोल पर लीटर। मोलर मास जब आप निकालोगे तो ऑलमोस्ट 198 के आसपास आएगा, ठीक है। बढ़ते हमारे डी पार्ट पे। अब देखो डी पार्ट को करने से पहले उसने एक छोटा सा पैसेज दे दिया, उसने एक कंसेप्ट समझाया। कंसेप्ट क्या है कि इन होम्योपैथी अ डेसिमल स्केल इज ऑफन यूज्ड टू स्पेसिफाई द डाइल्यूशन ऑफ ए गिवन सैंपल। यार हो गया, ठीक है। तो बच्चों नहीं, मेरे को पीछे से जाना है ना, यहां से लेना है, चलो ठीक, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पार्ट सी था, और मोलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका 198 निकल के आएगा। बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ, लेकिन डी पार्ट में जाने से पहले उसने एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज क्या है कि इन होम्योपैथी अ डेसिमल स्केल इज ऑफन यूज्ड टू स्पेसिफाई द डाइल्यूशन ऑफ ए गिवन सैंपल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। वो स्केल क्या है कि अगर कहीं पे D1 लिखा है, D1 का मतलब उसने क्या बोला, उसने बोला है कि उसके 1 पार्ट को हम 10 पार्ट टाइम्स क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, D2 लिखा है, D2 लिखा है यानी पहले 1 पार्ट को लिया, उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, और उसके 1 पार्ट को लिया, फर्दर 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, यानी टोटल 100 टाइम्स हमने क्या कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। ऐसे D6 लिखा है, तो जैसे कि आपका D1 लिखा है, तो D1 का मतलब क्या हुआ, 1 का कितने टाइम्स डाइल्यूशन हो गया, 10 की पावर 1 टाइम्स हो गया। D2 लिखा है
तो 1 का 10 की पावर 1 और उस 1 का भी फर्दर 10 की पावर 1, यानी टोटल 10 की पावर 2 टाइम्स डाइल्यूशन हो गया। और अगर ऐसे d6 लिखा है तो मतलब टोटल कितने टाइम्स डाइल्यूशन हो गया, 10 की पावर 6 टाइम डाइल्यूशन हो गया। तो वो बोल रहा है कि आर्सेनिकम एल्बम इज ऑफन सोल्ड एज D30 प्रिपरेशन। D30 का मतलब 10 की पावर 30 टाइम्स हम उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, let us assume that the initial stock solution before dilution was the saturated solution containing 20.6 ग्राम पर लीटर ऑफ H2O3। यानी बिफोर डाइल्यूशन इनिशियली 1 लीटर में 20.6 ग्राम हमारे पास क्या था, H2O3 था। अब आता है डी पार्ट। ठीक है, तो डी पार्ट हमें क्या बोल रहा है, डी पार्ट को भी समझ लेते हैं। डी पार्ट बहुत ही सिंपल सी चीज बोल रहा है कि ये थोड़ा सा दिक्कत होती है जब अपन पूरा इरेज करते हैं। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ H2O3 प्रेजेंट इन 100 ml ग्लास बोतल ऑफ D30 आर्सेनिकम एल्बम। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि D30 में कितना पार्ट होगा। तो हमें देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि बिफोर डाइल्यूशन वो क्या था, बिफोर डाइल्यूशन 1 लीटर में 20.6 ग्राम था। अब डाइल्यूट कर रहे हैं, 10 की पावर 30 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं, तो नया मास क्या हो जाएगा, तो नया मास हो जाएगा हमारे पास 20.6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 30, जो कि आ गया 20.6 इंटू 10 की पावर -30 ग्राम। ये किस क्या डाइल्यूशन करने से है, 1 लीटर के डाइल्यूशन करने से है। यानी जब 1 लीटर में 20.6 ग्राम है तो उसको जब हमने 10 की पावर D30 टाइम्स डाइल्यूट किया तो अब मास हमारा ये हो गया। तो ये 1 लीटर का है, बट वो बोल रहा है कि कितना होना चाहिए, 100 ml। 100 ml का मतलब हो गया 0.1 लीटर। तो 1 लीटर में इतना है तो 0.1 लीटर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.606 इंटू 10 रेज टू दी पावर -30 ग्राम। यूनिटरी मेथड है बच्चों, सिंपल, कि 1 लीटर को जब हमने 10 की पावर 30 टाइम्स डाइल्यूट किया तो मास आया हमारे पास कितना, मास आ गया हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 20.6 इंटू 10 की पावर -30 ग्राम। अब ये 1 लीटर के डाइल्यूशन पे है तो 100 ml यानी 0.1 लीटर को जब डाइल्यूट करोगे तो 22.06 इंटू 10 की पावर -30 ग्राम। तो ये तो हमारा डी पार्ट हो गया। ई पार्ट की तरफ, हाउ मेनी सच बोतल ऑफ द suppose medicine should be one drink to show that at least one atom of arsenic has entered one's body। तो बच्चों ये इसका एक अच्छा पार्ट था जिसमें थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत थी। हमें पता है कि हमारे पास आर्सेनिक हमारे पास कितना है, ये हमने अभी अभी देखो यहाँ पे देखा कि कितने ग्राम है, 2.06 ग्राम इंटू 10 की पावर -30, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें दे दिया गिवन मास कितना दे दिया बच्चों, 2.06 इंटू 10 की पावर -30 ग्राम दे दिया। हमें मोलर मास भी पता है इसका, मोलर मास हमने निकाला था 198 के आसपास आ रहा था, तो हमारे पास मोल भी मिल जाएंगे। मोल हो जाएंगे 2.06 इंटू 10 रेज टू दी पावर -30, ये हमारे पास मोल आ गए बच्चों, डिवाइडेड बाय मोलर मास 198। ठीक है, तो क्या हम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल का आंसर हमारे पास हो गया 2.06 इंटू 10 की पावर -30 डिवाइडेड बाय 198 इंटू Na। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है, एटम्स। तो हमें पता है कि एक H2O3, एक आर्सेनिक ऑक्साइड में 2 आर्सेनिक के एटम है, तो एटम ऑफ आर्सेनिक हमारे पास कितने आ गए, ये आ गए 2 इंटू 2.06 इंटू 10 रेज टू दी पावर -30 डिवाइडेड बाय 198। ठीक है, इतने आर्सेनिक ऑक्साइड के हमारे पास क्या आ गए, एटम आ गए। अब वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच बोतल्स ऑफ द सपोज मेडिसिन शुड वन ड्रिंक टू बी श्योर दैट एटलीस्ट 1 एटम उसकी बॉडी में क्या करे, एंटर करे। तो हमें पता है कि जब वो एक बोतल को ड्रिंक करता है तो इतने आर्सेनिक एटम उसकी बॉडी में जाते हैं, सिंपल सा। अब क्या हो गया, ये यूनिटरी मेथड, कैसे एक बोतल में कितने जा रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू 2 इंटू 2.06 इंटू 10 टू दी पावर -30 डिवाइडेड बाय 198 जा रहे हैं। हम लेट से मान लेते हैं x बोतल यूज कर रहा है, कितने एटम जाने चाहिए 1, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बोतल्स हमारे पास क्या हो गई, तो नंबर ऑफ बोतल्स आ गई हमारे पास, इसका रिवर्स, तो ये हो जाएगा 198। तो 198 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.06 इंटू 10 टू दी पावर -30, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 80 इंटू 10 टू दी पावर
6 आएगा और मिलियंस में पूछा है इसलिए ये कितना आ जाएगा 80 मिलियंस। यानी इतनी बोतल जब वो पिएगा तब जाके उसकी बॉडी में एक आर्सेनिक का एटम क्या करेगा, एंटर करेगा। भाई सिंपल सा है, एक बोतल से इतने आर्सेनिक एटम उसकी बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर दो कि इतने आर्सेनिक एटम जब प्रेजेंट है तो एक बोतल कंज्यूम होती है। अगर एक आर्सेनिक एटम वहां पे प्रेजेंट होगा तो कितनी बोतल हमारी क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से निकल के आएगा 80 मिलियन। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, ये हमारा इसका ई पार्ट हो गया। तो ई पार्ट का जो आंसर आएगा वो 80 मिलियन आएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लियर है भाई सारी चीजें। अब बच्चा इसका लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट को समझो। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे अर्थ पे क्या है, 1.6 इंटू 10⁹ किलोमीटर क्यूब है। ये यहाँ पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, ये यूनिट कन्वर्जन आप लोग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। ज्यादातर बच्चों ने इस वजह से ये गलती करी। अगर ये यूनिट कन्वर्जन समझ लेते तो हमारा काम आसान हो जाता। देखो पहले हम यूनिट कन्वर्जन पे जाते हैं, बाद में हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि जैसे ही ये यूनिट कन्वर्जन आप सभी को आ गया ना, ये क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। बस सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की जरूरत है। तो हमारे को पता है किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो किलोमीटर का मैं क्यूब करूंगा तो बहुत ही सिंपल है, अब तो आप कर ही सकते हो। तो मैं सीधा लिख दूं क्या, मैं लिख देता हूं 1 किलोमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁹ मीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻12 लीटर हो जाता है। यानी जब हमें इसे कन्वर्ट करना है लीटर में तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻12 लीटर, जिसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 1.4 इंटू 10⁻21 लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया लीटर में। अब हम पढ़ते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी 1.4 इंटू 10⁻21 लीटर इफ आवर स्टॉक सॉल्यूशन एट द स्टार्ट इज, स्टार्टिंग में कितना है 1 लीटर of saturated solution of AS2O3, what is the maximum dilution of the entire stock solution one can achieve by utilizing all this water। तो देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग ग्राम था, और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 10 की पावर कितना आ रहा है बच्चों, 10⁻21 आ रहा है। मैंने आपको बताया था D1 का मतलब 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो रहा है, D2 का मतलब 100 टाइम्स डाइल्यूशन हो रहा है, 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, D6 का मतलब 10⁻6 टाइम, तो D21 का मतलब 10 की पावर कितना 21। तो कितने टाइम डाइल्यूशन करने की जरूरत है उसे 21, D21 डाइल्यूट करने की जरूरत है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।